वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का आज हम क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग हमें पता है रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं। रेफ्रिजरेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लोअर टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने के लिए हम रेफ्रिजरेशन साइकिल में यूज करते हैं या रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज करते हैं। तो जो हमारे इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल में, जिसके थ्रू हमारा रेफ्रिजरेटर या वर्क करता है या एयर कंडीशनर वर्क करता है, वो कौन सा होता है? वो उसको हम क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं। उस रेफ्रिजरेशन साइकिल की जैसे हमारा हीट इंजन होता है, हीट इंजन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास में इफिशियंसी होती है। अगर हमें किन्हीं दो हीट इंजन की कंपैरिजन करना है तो इफिशियंसी के थ्रू मेजर करते हैं। ऐसे ही हमारे पास में रेफ्रिजरेशन के लिए सीओपी होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी बराबर में क्या होता है? सीओपी बराबर में होता है सीओपी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन, है ना। अगर हमारा आइडियल साइकिल है, कार्नोट साइकिल है, तो टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन की साइकिल क्या होती है? टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन में जैसे हम बोलते हैं हमारे पास 1 टन एसी है, 2 टन एसी है, ऐसे हमारे पास में जो भी रेफ्रिजरेशन की साइकिल यूनिट होती है वो टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन होती है। 1 टन रेफ्रिजरेशन में 3.5 किलोजूल पर सेकंड होती है, ठीक है। हमारी जो आइडियल साइकिल है रेफ्रिजरेशन की, जो आइडियल साइकिल है वो रिवर्स कार्नोट साइकिल है। कार्नोट साइकिल जो है उसी को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो वही हमारी क्या हो जाएगी? रेफ्रिजरेशन साइकिल हो जाएगी। सीओपी बराबर में टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल होता है। हमारी जो नॉर्मली जो साइकिल्स होती हैं रेफ्रिजरेशन में दो टाइप की होती है, एक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। ये दो हमारी क्या होती हैं? ये हमारी वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है। इसमें क्या करते हैं? इसमें हाई ग्रेड एनर्जी का यूज करते हैं, इसमें लो ग्रेड एनर्जी का यूज करते हैं। और हाई ग्रेड और लो ग्रेड क्या होता है? हमारा वर्क हाई ग्रेड एनर्जी है और हीट लो ग्रेड एनर्जी है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पर हम कंप्रेसर का यूज कर रहे हैं। कंप्रेसर से हम क्या कर रहे हैं? जो भी हमारा कंडेंसर में हमारा रेफ्रिजरेंट जो है उसने हीट एब्जॉर्ब, हीट रिजेक्ट किया। हीट रिजेक्ट करने के बाद हम थ्रोटलिंग के थ्रू थ्रोटलिंग किया। थ्रोटलिंग से एंथैल्पी सेम रही, लेकिन उसका प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होने के साथ में वो वेट जोन में आ गया और हमने फिर इवेपोरेटर के अंदर हीट उसने गेन की, जो रेफ्रिजरेंट है उसने। फिर उसके बाद फिर से हमने उसको कंप्रेसर के अंदर भेज दिया ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन में, ठीक है। और कंप्रेसर के थ्रू कंप्रेस होकर के हाई प्रेशर पे फिर से कंडेंसर के अंदर गया, कंडेंसर ने हीट रिलीज की, फिर से वही पूरी साइकिल चलती रहती है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे कंप्रेसर जो है वो दो टाइप से काम कर सकता है। या तो हम इवेपोरेटर के अंदर जो हीट एडिशन कर रहे हैं, या तो वो पूरी तरीके से हीट एडिशन नहीं हो पा रहा है, मींस वो वेट जोन में ही रह जा रहा है। मींस अगर सपोज दैट रेफ्रिजरेशन साइकिल को अगर हम ऐसा समझे, ये हमारा टीएच डायग्राम है, हमारा कंडेंसर साइकिल ये हो गया, एक कंप्रेसर हो गया, एक कंडेंसर हो गया, एक थ्रोटलिंग हो गया और यहाँ पे इवेपोरेटर हो गया। अब हमारा कंप्रेसर दो टाइप से हो सकता है, या तो इस जोन में हो सकता है ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन में, या फिर वो हो सकता है कि हमारा टीएच डायग्राम ऐसा है और या तो हमारे वेट जोन के अंदर आ रहा है। तो हमारा कंप्रेशन दो टाइप से हो सकता है, या तो ड्राई कंप्रेशन हो सकता है इस जोन में, या फिर इस जोन में। इस जोन में हो सकता है वो वेट कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो उसके बारे में बाद बात करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमारा क्या प्रेशर सिलेंडर के थ्रू अरेंजमेंट के थ्रू क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है? वी एक्चुअल अपॉन वी स्वेप्ट। जितना वॉल्यूम स्वेप्ट किया हुआ है अपॉन एक्चुअल में कितना होगा, ठीक है। एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी m डॉट v1 जो हमारे एक्चुअल में मास कंप्रेसर के अंदर गया हुआ है वो अपॉन पाई बाई 4 डी स्क्वायर ln के हुए, जितना उसने वॉल्यूम को स्वेप्ट किया है उतने ही टाइम में, ठीक है। 1 सेकंड के इतने टाइम में जितना भी वॉल्यूम उसने स्वेप्ट किया है वो, या 1 प्लस की c माइनस c अपॉन इनटू में p2 बाई p1 की पावर हो रही है। p2 बाई p1 क्या है? हमारा प्रेशर रेशियो है। किस किस का प्रेशर रेशियो? कंडेंसर प्रेशर और इवेपोरेटर प्रेशर, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन साइकिल में, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में किस का इफेक्ट पड़ेगा? इवेपोरेटर प्रेशर का, कंडेंसर प्रेशर का, स्वेप्ट वॉल्यूम का, सब कूलिंग का और सुपरहीटिंग का। इवेपोरेटर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हम इवेपोरेटर प्रेशर को, अगर सपोज दैट इवेपोरेटर प्रेशर कौन सा है? बाकी सारी चीजों को हम सेम रख करके अगर इवेपोरेटर प्रेशर को अप या डाउन करेंगे तो होगा क्या? अगर हमने अप कर दिया तो होगा क्या? कंप्रेसर वर्क कम हो जाएगा हमारा। लेकिन कंप्रेसर वर्क कम होने के साथ में जो इवेपोरेशन इफेक्ट है वो हमारा हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अगर वो हमारा कम हो जा रहा है तो होगा क्या? हमारा सीओपी में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। और वर्क डन हमारा
वर्क डन भी कम हो रहा है तो हमारा सीओपी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन कितना ज़्यादा हो रहा है पहली बार। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अगर हमारा कम हो रहा है तो हमारा जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो कम हो जा रहा है। तो एवेपोरेटर प्रेशर को हमें क्या करना पड़ेगा, एवेपोरेटर प्रेशर को जितना लो से लो हो सके उतना लो से लो रखना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा लो भी कर सकते हैं क्योंकि हमें फ्रीजिंग पॉइंट का ध्यान रखना है, किसका, रेफ्रिजरेंट का, ठीक है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। कंडेंसर प्रेशर, अगर हम कंडेंसर प्रेशर मींस सारी चीज़ें हम सेम रखें, केवल हम कंडेंसर प्रेशर बढ़ाते चले जाएं तो होगा क्या, हमारा जो वर्क है, वर्क डन जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा, वही इंक्रीज होगा बस केवल। सपोज अभी हमारा फर्स्ट कंडीशन कितना है, हमने सेकंड कंडीशन यहाँ पे कर दिया तो हमारा जो वर्क डन है वो हमारा इंक्रीज हो गया, वर्क डन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इससे हमारा और कोई फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ पे वर्क डन इंक्रीज किया और यहाँ पे अगर हम टोटल करेंगे तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी कम हो जा रहा है, तो दोनों जगह से ही हमारा कम हो जा रहा है, तो क्या होगा, हमारा सीओपी भी डाउन हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब सबकूलिंग, अगर हम सबकूलिंग कर देंगे, ये हमारा अगर टीएस डायग्राम है, ठीक है, ये टीएस डायग्राम, अगर हम इसका सबकूलिंग कर देंगे, यहाँ पे थ्रॉटलिंग ना करके पहले सबकूलिंग करें फिर थ्रॉटलिंग करें तो हुआ क्या, हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ जाएगा और बर्डन हमारा कुछ चेंज होगा नहीं। अगर बर्डन चेंज नहीं हो रहा है, बर्डन चेंज नहीं हो रहा है, केवल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, सीओपी भी इफेक्ट इंक्रीज होगा हमारा, पहला। दूसरा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो सबकूलिंग क्या है, डिजायरेबल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सबकूलिंग करेंगे उतना बेस्ट है। नेक्स्ट क्या था, सुपर हीटिंग। अगर हम सुपर हीटिंग करें, सुपर हीटिंग किसकी सुपर हीटिंग कर सकते हैं, सुपर हीटिंग करें अगर हम एवेपोरेटर प्रेशर में जो एवेपोरेटर वर्क कर रहा है उसको अगर हम बहुत ज़्यादा सुपर हीट करें तो होगा क्या, सुपर हीट करने पे वो यहाँ पे कंप्रेशन की जगह यहाँ पे कंप्रेशन करेगा तो होगा क्या, एक तो हमारे जो बेड कंप्रेशन के चांसेस है वो कम हो जाएंगे, तो हमारा कंप्रेसर का जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है वो हमारा बेनिफिशियल रहेगा, उसके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम सुपर हीटिंग करेंगे तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो बढ़ जा रहा है, लेकिन कंप्रेसर वर्क जो है, प्रेशर रेशियो हमारा सेम है ना, प्रेशर रेशियो सेम है, लेकिन जो हमारा वर्क डन है, वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अब फाइनली जो टेम्परेचर पहुंच गया उसके ऊपर, तो कभी बढ़ भी सकता है कभी कम भी हो सकता है, ठीक है। तो सुपर हीटिंग से हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जरूर बढ़ जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, वो तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन वर्क डन हमारा कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, और सीओपी जो फाइनली डिपेंड करेगा वो वर्क डन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हम नोमेनक्लेचर और डिजिग्नेशन की बात करें ना, रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट जो होते हैं वो हमारे कई टाइप के होते हैं, है ना, और नॉर्मली अगर हम इनको डिवाइड करें तो हम इनको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा जो सैचुरेटेड है, दूसरा जो अनसैचुरेटेड है, और तीसरा जो हमारा कार्बन या कार्बन वाली सीरीज से नहीं है, है ना। तो जो हमारे जो भी रेफ्रिजरेंट हमारे सैचुरेटेड कार्बन से होते हैं, है ना, तो सैचुरेटेड कार्बन सीरीज से होते हैं, उनके लिए जो फार्मूला होता है जिसको हम रेफ्रिजरेंट को हम शो करते हैं, जैसे R22, R22 का मतलब क्या हुआ, R22 का मतलब हुआ CCl2F2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 - 1 M-1 N+1 और 3, ठीक है। M-1 M क्या होता है, Cm, M की वैल्यू कितनी हो गई 1, C1, N की वैल्यू कितनी हो गई, N की वैल्यू हो गई हमारी, N कितना है, N+1, N+1 है मतलब क्या हो जाएगा हमारा 1, है ना, और P की वैल्यू कितनी है हमारी 2, P की वैल्यू हमारी कितनी है 2 है, ठीक है। तो CCl2 CH, N क्या हो गया हमारा, N की वैल्यू हो गई हमारी हाइड्रोजन, CmHn H2n+2, ये क्या होता है हमारा, नॉर्मली अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा उसकी वैल्यू ये होती है ना, सैचुरेटेड। लेकिन अगर ये अगर हम रेफ्रिजरेंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, CmHnF और फिर Cl जो भी बचा हुआ है वो हमारा यहाँ पर हमें उसको जो भी बैलेंस अमाउंट बचेगा वो हमें क्लोरीन में डालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे R22 की बात करें तो R22 में है क्या हमारा, हम एक बार देख लेते हैं, R22 से हम वैल्यू निकाल देते हैं हर एक टर्म्स की। अब R22 कैसा है, क्योंकि अगर हमारा अनसैचुरेटेड रहेगा तो उसमें 1 2 3 4 टर्म्स तो आने चाहिए, लेकिन 4 टर्म्स है क्या इसमें, नहीं है, चलो ठीक है। तो हमारा क्या है, सैचुरेटेड वाला है, सैचुरेटेड वाला है तो क्या है M-1 N+1 और P,
1 2 3 3 होना चाहिए, कितने हैं 2 है, मींस m की वैल्यू कितनी होगी हमारी m - 1 बराबर में 0 होना चाहिए, तो m बराबर में क्या हो गया 0 हो गया, n+1 बराबर में क्या हो गया 2 हो गया, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, p बराबर में कितना हो गया p बराबर में 2 हो गया, ठीक है। अब हमारे हमें क्या पता है, हमें पता है जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए CmH2n+2 H2n+2 ये होता है ना, m बराबर में 2m+2 होना चाहिए, और 2m+2 बराबर में क्या होगा नाइट्रोजन, ये जो हाइड्रोजन के जितने भी हैं, हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन को हमने O से नोट किया तो O ही लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। n+p+o बराबर में 2m+2 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे m की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से हमने m की वैल्यू कितनी निकाली है, m की वैल्यू हमने 1 आई है हमारे पास, क्योंकि कार्बन का एक ही एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना होना चाहिए 4, n+p+o बराबर में, ठीक है। अब हमें यहाँ से n बराबर में R22 से हमें क्या पता चला गया, n बराबर में 1 है, तो हमने n बराबर में 1 रख दिया, ठीक है, प्लस p बराबर में कितना है हमारा, p बराबर में 2 आया, तो हमने p बराबर में 2 रख दिया, तो जो o की वैल्यू है, o की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 1 आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं C की m की वैल्यू कितनी है 1 है, तो हमने 1 रख दिया, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आई है 1, H1, फिर हमारे पास में Fp की वैल्यू कितनी है 2, फिर जो भी बचा हुआ है O की वैल्यू कितनी है 1 आई, तो यहाँ पर Cl आ गया, ठीक है। क्या हो गया CHF2Cl, CHClF2, ठीक है, ये क्या हो गया R22 हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड के लिए क्या होगा R1m-1n+1 इनटू में P, ये क्या हो गया अनसैचुरेटेड के लिए होगा। अब इनऑर्गेनिक जो भी रेफ्रिजरेंट रहेंगे उनके लिए रहता है 700 प्लस जो भी मॉलिक्यूलर वेट है, सपोज सर वाटर अगर रेफ्रिजरेंट है तो 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना है 80, तो 780 क्या हो जाएगा रेफ्रिजरेंट का डिजिग्नेशन या रेफ्रिजरेंट का नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैस्केड रेफ्रिजरेशन की। कैस्केड रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, अगर हमें बहुत ही मिनिमम टेम्परेचर चाहिए है तो होगा क्या, हम एक रेफ्रिजरेशन साइकिल से उसको अचीव नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं एक रेफ्रिजरेशन साइकिल हम यूज कर लेते हैं, फिर इसका जो हमारा लोअर टेम्परेचर होता है वो हमारा हायर टेम्परेचर होता है एक और रेफ्रिजरेशन का, तो हम दो रेफ्रिजरेशन साइकिल्स को सीरीज में क्रम वाइज लगा लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कैस्केड रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है हायर प्रेशर रेशियो रहता है, ठीक है। अब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमारी कम हो जाती है। हमारे दो टाइप के कंप्रेशन होते हैं जो हमने बात किया हुआ है, एक वेट कंप्रेशन होता है, दूसरा ड्राई कंप्रेशन होता है। अगर वेट कंप्रेशन रहेगा तो इससे क्या होगा, वेट कंप्रेशन से आरई रिएक्शन इफेक्ट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहीं पे कंप्रेस कर दे रहे हैं और यहाँ पे कंप्रेस कर दे रहे हैं तो रिएक्शन इफेक्ट इतना बढ़ जा रहा है, तो ड्राई कंप्रेशन में रिएक्शन इफेक्ट क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीज हो जाएगा, वेट कंप्रेशन में कम ही रहता है, ठीक है। अब लिक्विड रेफ्रिजरेशन में वाश अवे ऑयल, अगर हमारे पास में वेट कंप्रेशन करेंगे, वेट कंप्रेशन में होगा क्या, जो भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा, जो भी प्रेशर सेंटर के अंदर होगा वो क्या करेगा, वो ऑयल को वाश अवे कर देगा, वो ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो उस ऑयल को हटा भी सकता है। और दूसरा लिक्विड डैमेज वाल, जो हमारा लिक्विड रहेगा वो बाल को डैमेज कर सकते हैं। अगर रेफ्रिजरेंट के अंदर अगर हम वेट कंप्रेशन करेंगे तो वेट कंडीशन में अगर हमारी वेपर रहेगी तो क्या करेगी, बाल को डैमेज करेगी, लेकिन वही गैस फॉर्म में रहेगी तो वो डैमेज नहीं करेगी, तो इसलिए वेट कंप्रेशन प्रेफर नहीं किया जाता है, ड्राई कंप्रेशन प्रेफर किया जाता है। अब हमारा हीट एक्सचेंजर, अगर हम यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर लगाते हैं, कहाँ पर हीट एक्सचेंजर लगाते हैं, सब कूलिंग करते हैं, कंडेंसर के जो भी रेफ्रिजरेंट है उसको हम सब कूल करें, और जो हमारा रेफ्रिजरेंट एवेपोरेटर से निकलता है उसको हम हीट करें, तो होगा क्या, हमारा दोनों फायदा होंगे, एक तो हमारा सब कूलिंग होगा तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पड़ जाएगा, और दूसरा हमारा वेट कंप्रेशन हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात है गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल पर। गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल को हम बेल फॉर्मर साइकिल बोलते हैं, रिवर्स ब्रेटन साइकिल बोलते हैं। इसके थ्रू हम इसका यूज हम एरोप्लेन में करते हैं, किसके लिए, एसी के लिए, रेफ्रिजरेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कंडेंसर होता है, यहाँ पर हम थ्रोटलिंग का यूज कर रहे थे, है ना, यहाँ पर हम थ्रोटलिंग का यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम एक्सपांडर लगा देते हैं, और यहाँ पर एवेपोरेटर रहता है और एक कंप्रेसर रहता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों ही साइकिल सेम है, दोनों साइकिल सेम है, लेकिन यहाँ पर हमने थ्रोटलिंग लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने एक्सपांडर लगाया हुआ है। ऐसा क्यों, एक्सपांडर इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये हमारी गैस रहती है, गैस की डेंसिटी क्या होती है लिक्विड कंपैरिजन में बहुत कम होती है,
इसलिए क्या होता है, हमें वर्क डन मिल जाता है। लेकिन लिक्विड के केस में हमारी डेंसिटी में कुछ ज़्यादा चेंज होता नहीं है प्रेशर के साथ में, तो होगा क्या, प्रेशर के साथ में डेंसिटी में कुछ ज़्यादा चेंज होगा नहीं, तो इससे होगा क्या, इससे हमें यहाँ पे वर्क डन हमें कम मिलता है, लेकिन एक्सपांडर वर्क डन ज़्यादा मिलता है। अगर हम यहाँ पर भी एक्सपांडर लगाएंगे तो हमें कोई जो हमारी कॉस्ट होगी एक्सपांडर लगाने की वो हमारी जस्टिफाई नहीं हो पाएगी, इसलिए हम बेल कॉलमन साइकिल या रिवर्स ब्रेटन साइकिल या गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल में एक्सपांडर लगाते हैं, ना कि थ्रोटलिंग, ठीक है। अब सीओपी की बात करते हैं। सीओपी बराबर क्या होता है, 1/आरपी। आरपी क्या होगा, हमारा एक प्रेशर रेशियो होगा, आरपी की पावर गामा माइनस 1 गामा और फिर -1। अब हम बात करते हैं वेपर कंप्रेसर, बात करिए। अब वेपर एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, केवल हमारा सबसे ज्यादा पावर कहाँ यूज हो रहा है, कंप्रेसर में, तो हमें कंप्रेसर को हटाना है, बाकी चीजें हमें सेव करना है, ठीक है। तो हमने कंडेंसर, थ्रोटलिंग और इवेपोरेटर ये तीनों सेव रखा, कंडेंसर, थ्रोटलिंग और इवेपोरेटर ये तीनों को हमने एज इट इज रखा। केवल हमने जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर को हटा करके हमने क्या किया, यहाँ पर एक एब्जॉर्बर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर इवेपोरेटर से जो भी वेपर आएगा, जो भी वेपर यहाँ पे इवेपोरेटर में हीट अगर गेन होगी, हीट गेन होने के बाद में जो भी वेपर होगी, वेपर फॉर्म होगी, है ना, वेपर फॉर्म हुई, उस वेपर को हमने एब्जॉर्बर, जहाँ पे रेफ्रिजरेंट और एक मीडियम का मिक्सर है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर वो मिक्सर एब्जॉर्ब हो जाएगा। वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो लिक्विड में आ गया, फिर हम इसको पंप करके हाइयर प्रेशर पे ले गए। जनरेटर के अंदर हमने क्या किया, फिर जनरेटर के अंदर हमने हीटिंग किया, इसको हीट किया, तो हीट करने में क्या हुआ, हीट करने के बाद वेपर फॉर्म होगी हाइयर प्रेशर पे, जब वेपर फॉर्म हुई तो हमने इसको कंडेंसर भेज दिया। और जो लो डेंसिटी का, जो लो सॉल्यूशन है, जिसके अंदर कंसंट्रेशन कम है, लो कंसंट्रेशन का जो भी सॉल्यूशन रहेगा, उसको हमने फिर से यहाँ पे भेज दिया। और यहाँ से क्या जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन का जा रहा है, यहाँ से हाई कंसंट्रेशन का जा रहा है, यहाँ से लो कंसंट्रेशन का हमने यहाँ पे भेज दिया। और ये फाइनली यहाँ पे जो भी वेपर फॉर्म हो रही है वो केवल रेफ्रिजरेंट की हो रही है। तो हमें एक ऐसा मीडियम चाहिए जो यहाँ पे वेपर जब फॉर्म हो तब वो रेफ्रिजरेंट जो भी मीडियम है उसका वेपराइजेशन ना हो, है ना। हमें ऐसा जनरेटर के अंदर ऐसा फ्लूइड, ऐसा मीडियम देखना है जिससे अगर हम उसको हीट करें तो केवल रेफ्रिजरेंट, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, केवल उसका वेपराइजेशन हो, मीडियम है वो एज इट इज रहे। तो होगा क्या, अगर हमने यहाँ से सॉल्यूशन भेजा हुआ है, उस सॉल्यूशन में से अगर हमारा वेपर जो फॉर्म हो रहा है, रेफ्रिजरेंट है, वो वेपर के फॉर्म में निकल जा रहा है, तो बचेगा क्या, बचेगा जो कम वेपर वाला, कम रेफ्रिजरेंट वाला सॉल्यूशन बचेगा। तो लो डेंसिटी, लो कंसंट्रेशन वाला जो भी सॉल्यूशन है उसको फिर से हमने एब्जॉर्बर में भेज दिया। फिर से फाइनली जो इवेपोरेटर से जो वेपर आ रही है, उस वेपर को हमने फिर से इसमें मिक्स कर दिया, फिर से हम यहाँ पे पंप के थ्रू फिर से हम जनरेटर में ले गए। तो इस टाइप से हमने क्या किया, कंप्रेसर को रिप्लेस करके हमने पंप लगा दिया। कंप्रेसर में हमें क्या करना पड़ रहा था, कंप्रेसर में हमें गैस का कंप्रेशन करना पड़ रहा था, तो उसमें वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा था। यहाँ पे पंप है तो हमें कम वर्क करना पड़ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी, जो हमने अभी बात कर ली है। वेपर एब्जॉर्प्शन में हमें क्या है, लो ग्रेड एनर्जी का यूज करते हैं, और वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम हाई ग्रेड एनर्जी का यूज करते हैं। सीओपी क्या होता है हमारा, अगर इस केस में बात करेंगे तो सीओपी क्या होगा, हमें वर्क डन कहाँ करना पड़ा, जो भी हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो अपॉन क्यूजी, जो हमने जनरेटर के अंदर हीट किया वो, और प्लस पंप को हमने जितना वर्क दिया वो, क्यूजी प्लस डब्ल्यूपी, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन में हम किसका यूज करेंगे, रेफ्रिजरेंट का। तो रेफ्रिजरेंट का यूज करेंगे तो उस रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज रहती हैं जिनको हमें ध्यान रखना है जब भी हम सेट कर रहे हैं। तो हमारे टोटल जो मैक्स जो प्रॉपर्टीज हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमें इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज का याद रखना है जब हम रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं किसी भी रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कैसी, टेम्परेचर, है ना, हमें टेम्परेचर का याद रखना है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, कंडक्टिविटी, इवेपोरेटर, कंडेंसर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, प्रेशर रेशियो और स्पेसिफिक वॉल्यूम। टेम्परेचर का क्यों, अब हमें कितना मिनिमम टेम्परेचर रखना है, सपोज दैट हमें -18 डिग्री टेम्परेचर चाहिए है, तो कैसे आएगा, जब तक हमारा फ्लूइड का, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर हमारा -18 से कम नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। तो हमें जो भी रेफ्रिजरेंट का सिलेक्शन करना है वो हमें डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट करना है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, अगर हमारी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इवेपोरेटर प्रेशर में वेपराइजेशन की अगर एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो रेफ्रिजरेशन इफेक्टिवली ज़्यादा होगा। तो हमें ऐसे फ्लूइड का यूज करना है जिससे हमें एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा रहे इसका, ठीक है। फिर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का भी हमें, जब भी हमें फ्लूइड को यूज करना है, जो भी हमें रेफ्रिजरेंट चूज करना है वो हमें कंडक्टिव देखते हुए करना है। इवेपोरेटर प्रेशर, कंडेंसर प्रेशर,
हमें ऐसे रेफ्रिजरेंट का यूज करना है जो एवेपोरेटर प्रेशर क्या है, लोअर प्रेशर है हमारा, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया, एवेपोरेटर प्रेशर हो गया, ये हमारा कंडेंसर प्रेशर हो गया। हम जिस भी रेफ्रिजरेंट का यूज करें हमें क्या करना है, एक प्रेशर रेशियो रहेगा इन दोनों के बीच में, हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी प्रेशर रेशियो पर डिपेंड कर रही है। अगर प्रेशर रेशियो बढ़ा देंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो हमें ये ऑप्टिमल कंडेंसर प्रेशर और वेपोरेटर प्रेशर रखना है। किसको ध्यान रखते हुए कि हमारा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट हमें इतना भी कम टेम्परेचर नहीं कर देना है एवेपोरेटर प्रेशर के अंदर, एवेपोरेटर के अंदर इतना भी कम टेम्परेचर नहीं कर देना है कि जो हमारा वेपोराइजेशन हो रहा है ये जो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है वो हमारा कैसे आए, सॉलिड फॉर्म में आ जाए। तो हमें ऐसे रेफ्रिजरेंट का चूज करना है जो इवेपोरेटर टेम्परेचर पर भी फ्रीजिंग पॉइंट पे नहीं आए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर रेशियो की, जो हमने अभी बात कर ली वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी से रिलेशन इसका, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम, यहाँ पर इवेपोरेटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंडेंसर को इवेपोरेटर के अंदर हम रेफ्रिजरेंट को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, और रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बराबर होता है m.v1 अपॉन π/4 t²। हमारा जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो हमारा v1 है, अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो हमें ऐसे रेफ्रिजरेंट का यूज करना है जिसका स्पेसिफिक वॉल्यूम सफिशिएंटली हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले उसको टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रेफ्रिजरेंट लीक हुआ तो आसपास में हमें घरों में यूज करना है, घरों में यूज करना है तो लोग बीमार हो जाएंगे या उनकी हेल्थ खराब हो जाएगी, ठीक है। फ्लेमेबल हमें घरों में यूज करना है, वही सेम कंडीशन, फ्लेमेबल भी नहीं होना चाहिए उसको। फिर ऑयल एक्शन, हमारा रेफ्रिजरेंट को हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, किसके अंदर, कंप्रेसर के अंदर। अगर उसका हम वेट कंप्रेशन कर दिए, वेट कंप्रेशन कर दिए तो क्या होगा, ऑयल के साथ में जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो मिक्स हो जाएगा। तो हमारा ऑयल एक्शन भी होना चाहिए, उसके साथ कोई एक्शन नहीं करना चाहिए उसको, है ना। या जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट का वेपर फॉर्म हुआ है उस वेपर को भी ऑयल के साथ में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अगर वो केमिकल रिएक्शन कर देगा तो क्या हो जाएगा, हमारा कंप्रेसर डैमेज हो जाएगा, पूरी रेफ्रिजरेशन साइकिल डैमेज हो जाएगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिजिकल में विस्कोसिटी आती है और लीक डिटेक्शन। अगर सपोज दैट लीक हो गया हमारा तो हम लीक इजीली कर पाए तो हमें ऐसा या तो स्मेल के थ्रू डिटेक्ट कर पाए या हम किसी और के थ्रू जो अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करके या इंफ्रारेड रेज का यूज करके उसको हम विजुअली देख पाए, है ना। या तो हम विजुअली देख पाए या फिर किसी और मेथड से हम उसको डिटेक्ट कर पाए, स्मेल्स के थ्रू डिटेक्ट कर पाए। तो हमें या तो हमें ऐसे मेथड का यूज करना है, ऐसे रेफ्रिजरेंट का यूज करना है जिसका लीक डिटेक्शन, लीक होने पे जिसको हम इजीली डिटेक्ट कर पाए, ठीक है। विस्कोसिटी की भी जरूरत है हमें, क्योंकि विस्कोसिटी अगर ज़्यादा रहेगी, विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगी तो लिक्विड क्या करेगा, फ्लो होने में बहुत प्रॉब्लम करेगा। इसलिए विस्कोसिटी ऐसा फ्लूइड का यूज करना है, ऐसे रेफ्रिजरेंट का यूज करना है जिसकी विस्कोसिटी बहुत ही ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसमें हमने रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में रेफ्रिजरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, पूरा रेफ्रिजरेशन का हमने कोई रिवीजन कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम एयर कंडीशनिंग के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।